अचानक मेरी 5 साल की लाडली बेटी मिनी अपना अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर दरवाजे की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं उस समय उपन्यास लिख रही थी। 17वां अध्याय चल रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात को जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहते गहरी नदी के जल में कूदने ही वाला था कि घटना वही रुक गई। मैं सोचने लगी, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी 5 मिनट पहले वो मेरे पैरों के पास बैठकर खेल रही थी कि अचानक उसे ये क्या सूझी। वैसे मिनी की इस हरकत से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, मगर परेशानी जरूर हुई। सोचने लगी, बस अब पीठ पर झोली लिए आ खड़ा होगा काबुली वाला। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। ज्यों ही काबुली वाला मुस्कुराकर हमारे घर के तरफ आने लगा, त्यों ही मिनी जोर से घर के अंदर भाग गई। असल में उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपने झोली के अंदर उसी के तरह 2-4 चुराए गए बच्चे छुपाए रखता है। और इधर काबुली वाला मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके दरवाजे पे खड़ा हो गया। अब आदमी को घर पर बुलाए और उसे कुछ ना खरीदे, अच्छा तो नहीं लगता। इसीलिए उससे कुछ खरीद लिया। 2-4 बातें हुई। पता चला उसका नाम रहमान है। निकलते वक्त रहमान ने मुझसे पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से उसके डर को पूरी तरह खत्म कर देने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वो डर के मारे मुझसे सट कर रह गई और रहमान की झोली और चेहरे की तरफ शक भरी निगाहों से देखती रही। रहमान उसे अपने झोले के अंदर में से निकालकर कुछ मेवे देने लगा, मगर वो किसी भी तरह उसे लेने के लिए तैयार नहीं हुई। दुगने डर से मेरे घुटनों से सटकर रह गई। इसके कुछ दिनों बाद मुझे किसी काम से बाहर जाना था। दरवाजे से बाहर निकली तो देखा कि पास लगे बेंच के ऊपर मिनी बैठकर अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है और उसके पैरों के पास रहमान बैठकर ध्यान से उसकी बातें सुन रहा है। वो मिनी के बातों के बीच बीच में अपना राय भी बता रहा है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में अपने पिता के अलावा इतने धीरज से उसकी बातों को सुनने वाला और कोई नहीं मिला था। और यही नहीं, मैंने ये भी देखा कि उसका छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा है। मैंने रहमान को टोका, उसे ये सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। ये कहकर मैंने उसे 500 का एक नोट पकड़ा दिया। रहमान ने वो नोट मुझसे ली, अपने झोली में रखा, सलाम किया और निकल गया। वापस आके देखी तो उस 500 रुपए के लिए पूरा झगड़ा मचा हुआ था। मिनी की दादी उससे पूछ रही थी, तुझे ये 500 रुपए किसने दी? अब मिनी बोली, काबुली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दी। मैंने मिनी की दादी को समझाया और उसको बाहर ले आई। पता चला इस दौरान रहमान रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे से मन का विश्वास जीत लिया है। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। रहमान काबुली को देखते ही मिनी जोर जोर से कहती, काबुली वाले तुम्हारे झोली में क्या है? और रहमान कहता, हाथी। इन दोनों के बीच और एक हंसी भरी बात होती। रहमान मिनी से पूछता, मिनी तुम क्या कभी ससुराल नहीं जाओगी? मिनी को ससुराल का मतलब नहीं पता था, तो वो पलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? और रहमान ससुर के लिए खूब मोटा गुस्सा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। और मिनी सोचती कि ससुर नाम का कोई बहुत बड़ा अनजाना सा जीव है जिसकी पिटाई रहमान करने वाला है, और उस बेचारे जानवर की पीटी पिटाई हालत के बारे में सोच सोच कर वो खूब हंसती। इन दोनों की दोस्ती तो बढ़ती गई, मगर मिनी की दादी
बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमान काबुली पर उन्हें जरा भी भरोसा न था। उन्होंने बार बार मुझसे खास तौर से उस पर ध्यान रखने की प्रार्थना की और उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं होते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए क्या एक छोटी सी बच्ची को चुरा ले जाना नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन तो नहीं है, मगर अब उनके शक के चक्कर में मैं भले मानस रहमान को घर आने से मना नहीं कर सकती थी। हर साल माघ के महीने में रहमान अपने देश को वापस चला जाता था और जाने से पहले अपने सारे उधार रुपए की वसूली करने में जुटा रहता, मगर फिर भी वो मिनी से मिलने जरूर आता। जिस दिन सुबह नहीं आ पाता, शाम को आ जाता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी कि अचानक रास्ते में से बड़े जोर का हल्ला सुनाई दिया। खिड़की से झांक कर देखी तो देखा तो पहरे वाले अपने रहमान को बांधे ले जा रहे हैं और उनके पीछे तमाशबीन लड़कों की एक टोली जा रही है। रहमान के शरीर और कपड़ों में खून के दाग थे और एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। मैं भागकर बाहर गई और एक पहरे वाले को रोककर पूछा, मामला क्या है? पता चला हमारे एक पड़ोसी ने रहमान से रामपुरी चादर के लिए रुपए उधार लिए थे, मगर बाद में झूठ बोलकर उसने पैसे देने से इनकार कर दिए। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और कहासुनी करते 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 रहमान ने उस पर छुरा भोंक दिया। रहमान उस आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था कि तभी काबुली वाले कहती हुई मिनी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। पलक मारते रहमान के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। आज उसके कंधे पर झोली नहीं थी, इसीलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। तो इसीलिए मिनी ने उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमान ने हंसकर कहा, हाँ, वही जा रहा हूं। ससुर को मारता, मगर क्या कर, मेरे हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमान को 18 साल की सजा हो गई। इस दौरान मैं उसके बारे में करीब करीब भूल ही गई थी। मिनी ने भी उसे भुला दिया था। उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसके नए दोस्त बनने लगे। मेरे साथ भी वो पहले की तरह बातचीत नहीं करती थी। वक्त निकलता गया और पता ही नहीं चला कि कब वो दिन आया जिस दिन मेरे घर में शहनाई बज उठी। उसके सुर ने मेरे दिल को अंदर से रुला दिया। मेरे मिनी का विवाह था। सुबह से ही विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मैं बाहर के कमरे में बैठकर हिसाब देख रही थी कि तभी रहमान आकर खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाई। उसके पास ना वो झोली थी, ना वो लंबे बाल। शरीर भी कमजोर हो चुका था। आखिर उसकी हंसी से उसे पहचाना। क्यों रे रहमान, कब छूटा? कल शाम को छूटा हूं। सुनकर कानों को जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन ये आदमी यहां से चला जाता तो अच्छा होता। रहमान, आज हमारे घर में एक काम है, आज तुम जाओ। रहमान ने सलाम किया और मुड़कर निकलने लगा कमरे से बाहर, मगर दरवाजे के पास पहुंचकर वो फिर से मुड़ गया और मेरी तरफ देखकर कहा, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे अब भी लग रहा था कि मिनी पहले की तरह एक छोटी सी बच्ची है जो काबुली वाले बोलती हुई दौड़ी चली आएगी, बच्चों जैसी बातें और हरकतें करेगी। उसने पहले से ही किसी से मांग जांच कर उसके लिए एक डिब्बा पिस्ता बादाम लाया हुआ था और वो मुन्नी के बारे में पूछ रहा था।
मैंने उसे कहा, आज हमारे घर में एक बहुत ज़रूरी काम है, वो किसी से नहीं मिल सकती। उसने फिर से सलाम किया और निकल गया। उसे जाते देख मन में न जाने क्यों एक अजीब सा दर्द होने लगा। सोची उसे वापस बुलाऊं कि तभी देखी वो खुद लौटा आ रहा है। पास आकर उसने मुझे वो डिब्बा पकड़ा दिया और कहा, ये कुछ मेवे लाया था मुन्नी के लिए, दे दीजिएगा। डिब्बा लेकर मैं उसे दाम देने लगी तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। कहा, तब जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह मेरे देश में मेरी भी एक बेटी है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ा मेवा लाया हूं, सौदा करने नहीं। ये कहकर उसने अपने कुर्ते के छाती के बीच में से कहीं से एक मैले कागज का टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दिया। देखा, उस पर किसी नन्हे हाथ की छाप है। फोटो नहीं, रंगों से बनी चित्र नहीं, प्यारी सी बेटी के छोटे हाथों में थोड़ी सी कालीख लगाकर उसको कागज के ऊपर रखकर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी बच्ची के इसी यादगार को रहमान अपने सीने से लगाए गलियों और सड़कों में मेवा बेचता, मानो उस सुंदर कोमल नन्ही सी बच्ची के हाथ के छुअन भर से उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती। देखकर आंखें छलछला आई। उस समय मैंने समझा कि आखिर वो और मैं एक ही तो है। मैंने तुरंत मिनी को अंदर से बुलवा लिया। शादी के लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहु वेश में वो लज्जा से भरी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली वाला सकपका गया, अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में उसने हंसकर कहा, मिनी, तू ससुराल जाएगी? सुनकर मिनी लज्जा से लाल होकर मुंह फेर ली और खड़ी रही और थोड़ी देर बाद अंदर चली गई। मुझे मिनी और काबुली वाले की पहली भेंट याद आ गई और मन दुखी हो उठा। मिनी के अंदर चले जाने के बाद रहमान एक गहरी सांस लेकर जमीन पर बैठ गया। अचानक उसे सब कुछ साफ समझ में आ गया कि इस दौरान उसकी बेटी भी तो बड़ी हो गई होगी। इन 18 वर्षों में उसके ऊपर क्या बीती होगी, ये भी भला कोई जान सकता है। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मैंने कुछ पैसे निकाले और रहमान को दे दिए और उसे कहा, रहमान, तुम अपनी बेटी के पास अपने देश वापस चली जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे।